हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो आप सभी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रैक्टिस का लास्ट सेशन यानी कि लास्ट सैंपल पेपर आज लेकर आ गई और कल है आपका हिंदी का एग्जाम। जो कुछ बचा है उसे आज फटाफट आप रिवाइज कर लीजिए। सारे वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। सब कुछ प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हूँ, वन शॉट रिविजन्स हूँ, आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वर्णनात्मक प्रश्न, सारी ही चीज़ों की प्रैक्टिस मैंने इंडिविजुअल अलग अलग कराई है और इवन उनके मैंने आपको मैराथन तक दिए हैं ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को देख सकें और समझ सकें, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। आज हम कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेशन का लास्ट सैंपल पेपर यानी कि सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 5 का सोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, आपने जितना भी पढ़ा है अगर आप 2-3 सैंपल पेपर्स भी सॉल्व कर लेते हो तो आप इजी वे से पूरा पेपर टाइम टू टाइम और बहुत अच्छे से खत्म कर लोगे, ठीक है। तो आज का सैंपल पेपर आप आराम से करिए और देखिए कि कहाँ कहाँ किन चीजों में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है और उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पेपर है वो है क्लास 12 हिंदी कोर का सैंपल पेपर नंबर 5, ठीक है। याद रखिएगा कोड 302 आपका पेपर कोड है और ये सैंपल पेपर आपका सेशन 2024-25 का है, ठीक। तो कुछ निर्देश हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी आपके पेपर का जो टाइमिंग है, पेपर शुरू होगा उससे 15 मिनट पहले आपको रिवीजन टाइम मिलता है। उस रिवीजन टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उन 15 मिनट में आप अपने अपठित गद्यांश, पद्यांश और पठित गद्यांश और पठित पद्यांश इन चारों के आंसर्स निकालने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो सैंपल पेपर लीजिए, बहुत सारे सैंपल पेपर आपके लिए अवेलेबल है, उन सैंपल पेपर्स को लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए 2-3 सैंपल पेपर्स में, उनको पढ़ के उनके आंसर्स निकालने की। तो 15 मिनट में अगर आपने ये काम कर लिया तो समझ लीजिए आपने बहुत सारा टाइम बचा लिया, ठीक है। अब कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं, ध्यान रखिए। प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं जो कि 3 खंडों में विभक्त हैं, खंड का, खंड खा और खंड ग। खंड का में आपके पास अपठित बोध आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जितने प्रश्न हैं सारे करने हैं। 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक है अपठित गद्यांश, एक है अपठित पद्यांश। इनके अंदर आपके पास बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक दोनों तरह के प्रश्न हैं, आपको सारे करने हैं, कोई ऑप्शन। फिर आते हैं खंड खा। खंड का में पाठ्यपुस्तक, अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछे जाएंगे, प्रश्नों के साथ विकल्प मौजूद हैं। तो सबसे पहला जो हमारा खंड खा का प्रश्न रहेगा जो कि प्रश्न संख्या 3 रहेगा, उसमें आपके पास में आपके रचनात्मक लेखन आधारित प्रश्न आएंगे। याद रखिए 3 टॉपिक दिए जाएंगे, आपको एक करना होगा। फिर उसके बाद आपके पास आपकी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के जो 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय कौन से हैं? जो आपके कोर के हैं। उन 6 अध्यायों में से आपके पास प्रश्न रखे जाएंगे और उनमें विकल्प मौजूद रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं खंड गा। खंड का पाठ्यपुस्तक आरोह और वितान से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए। तो खंड गा में आरोह से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पीय और वर्णात्मक दोनों रहेंगे, जबकि वितान से आने वाले प्रश्न जो हैं वो सिर्फ वर्णात्मक रहेंगे और वो भी दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आरोह से प्रश्न आ रहे हैं वो लघु उत्तरीय भी हैं और अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों आ रहे हैं और बहुविकल्पीय भी आ रहे हैं। वितान से सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके पास, सिर्फ वर्णात्मक, ठीक। तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि 12 के 12 सारे प्रश्न आपको करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। उन प्रश्नों के उप प्रश्नों के साथ जो विकल्प दिए गए हैं उनको आप विकल्प के अनुसार करेंगे। यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्न क्रमशः लिखने हैं। याद रखिए ये क्लॉज आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन हो या ना हो, आपको इसे मैंडेटरी है फॉलो करना। आपके जो 12 प्रश्न हैं वो सीक्वेंस से 1 से लेकर 12 तक होने चाहिए आपकी आंसर शीट में। ये नहीं कि आपने पहले प्रश्न संख्या 3 कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 4 कर दिया, ये काम नहीं करना। पहले प्रश्न संख्या 1, फिर 2, फिर 3 से लेकर 12 तक करना, ठीक है। चलिए, तो ये होता है कॉपी प्रेजेंट करने का तरीका। ये हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ हिंदी में नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये प्रेजेंटेशन का बेस्ट वे होता है कॉपी। चलिए, अब आते हैं खंड का। खंड का में हमारे पास अपठित बोध आधारित प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न अपठित गद्यांश आ रहा है। इस गद्यांश में हमारे पास बहुविकल्पीय और वर्णात्मक। बहुविकल्पीय आपके पास 3 प्रश्न आएंगे, वर्णात्मक 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें एक अति लघु रहेगा और 3 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे।
तो टोटल मिलाकर 10 नंबर का हमारा अपठित गद्यांश है। बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। अगर आप मान लीजिए सारे के सारे प्रश्न सही करते हो तो मान के चलो कि 10 नंबर आपके हाथ में है ना। तो बहुत सावधानी से इसको करना। अपठित गद्यांश को करने का एक बहुत ही इजी फॉर्मूला ये है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लो और फिर उसके बाद गद्यांश पढ़ो, तो आप आंसर्स बहुत आसानी से निकाल लो। चलिए, तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं। संवाद में दोनों पक्ष बोले ये आवश्यक नहीं। प्रायः एक व्यक्ति की संवाद में मौन भागीदारी अधिक लाभकर होती है। यह स्थिति संवेदनहीनता से भिन्न है। यानी कि दो लोग संवाद करते हैं तो एक मौन रहे और एक सुने, तो बहुत ये काफी अच्छा रहता है, क्योंकि वहां जो आर्गुमेंट हो रहा है वो ठीक वजह से समझ में आता है। मन से हारे दुखी व्यक्ति के लिए दूसरा पक्ष अच्छा वक्ता के रूप में नहीं, अच्छे श्रोता के रूप में अधिक लाभकर होता है। मान लीजिए अगर मुझे दुख है और मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, तो ये जरूरी है कि जो मेरे सामने बैठा, जैसे मुझे तो तकलीफ है, मैं तो बोल रही हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति चुप रहे, चुपचाप सारी चीजों को सुनता रहे तो अच्छा है, क्योंकि वो जो मैं हूं, मैं तो अपनी सारा दुख और तकलीफ आपको बताऊंगी। तो सामने वाला वक्ता से अच्छा है कि श्रोता बना रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका, उसकी प्रवृत्ति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देता है। बोलने का तरीका बता देता है कि भाई ये किस तरीके का व्यक्ति है, कैसी सभ्यता रखता है, क्या है, सारी चीजें। संवाद से संबंध बेहतर भी होते हैं और अभीष्ट संबंध बिगड़ने का कारण भी बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए संबंध अच्छे हैं तो संवाद से अच्छे भी होंगे, और अगर हमने बुरा संवाद किया तो वो बिगड़ भी जाएंगे। बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं तक हल हो जाती हैं। पर संवाद की सबसे बड़ी शर्त यह है कि एक दूसरे की बातें पूरे मनोयोग से, संपूर्ण धैर्य से सुनी जाएं। श्रोता उन्हें कान से सुने और मन से अनुभव करे, तभी उनका लाभ है। तभी समस्याएं सुलझने की संभावना बढ़ती है और कम से कम यह समझ में आता है कि अगले के मन की परतों के भीतर है क्या। जब हम शांत सुनेंगे तभी तो समझ में आएगा कि सामने वाले व्यक्ति के मन के अंदर क्या है। सच तो यह है कि सुनना एक कौशल है जिसमें हम प्रायः अकुशल होते हैं। हम सुनना नहीं चाहते, हम अपने मन की बातों को खाली बोल देना चाहते। दूसरे की बात काटने के लिए, उसे समाधान सुझाने के लिए हम उतावले रहते हैं, और यह उतावलापन संवाद की आत्मा तक हमें पहुंचने नहीं देता। हम तो बस अपना झंडा गाड़ना चाहते। तब दूसरे पक्ष को झुंझलाहट होती है। वह सोचता है कि व्यर्थ ही इसके सामने मुंह खोला। बात सही है कि जब सामने वाला मेरा व्यक्ति सुनता ही नहीं है तो लगता बेकार हमने अपनी बात इसको बताई। रहीम ने ठीक ही कहा है, सुनी अठेले लोग सब बांट ले है ना कोई। यानी कि सब आपके सुन के आपका मजा लेंगे, आपके दुख को बांटेगा कोई नहीं। ध्यान और धैर्य से सुनना पवित्र आध्यात्मिक कार्य है और संवाद की सफलता का मूल मंत्र है। लोग तो पेड़ पौधों से, नदी पर्वतों से, पशु पक्षियों तक से संवाद करते हैं। राम ने इन सब से पूछा, क्या आपने सीता को देखा? तो उन्हें एक पक्षी ने ही पहली सूचना दी थी। इसीलिए संवाद की अनंत संभावनाओं को समझा जाना चाहिए। यानी कि अगर आप बात करें तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी तक आपसे बात कर सकते हैं, बस आपको बात करने का तरीका आना चाहिए ठीक से। ठीक है, ये था गद्यांश। अब इस पर है प्रश्न पहला, संवाद की सबसे बड़ी शर्त क्या है? संवाद की सबसे बड़ी शर्त यह है कि हम पूरा मन लगाकर दूसरे की बातों को सुने, है ना। तो क्या देखिए है यहाँ पर, पूरे मनोयोगों से सुनना। ठीक है, मन योग यानी मन लगाकर सुनना। नेक्स्ट है, रहीम के अनुसार लोग क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? ध्यान से नहीं सुनते, दूसरों की बात नहीं काटते, बातों को बांटते नहीं, संवाद नहीं करते। तो क्या होते? आपकी बातों को बांटेंगे नहीं कभी भी, आपके गम को कभी नहीं बांटेंगे। राम ने किससे संवाद किया था? जाहिर सी बात है, राम ने पक्षी से संवाद किया था। पक्षी ने ही पहला जो है वो उत्तर दिया था। चलिए, अब 3 तो आपके पास बहुविकल्पी हो गए। अब 4 वर्णात्मक प्रश्न है, जिनमें पहला अति लघु उत्तरीय है क्योंकि ये 1 नंबर का है। संवादहीनता में से संवाद की मौन भागीदारी कैसे भिन्न होती है? यहाँ पर देखिए, संवाद की मौन भागीदारी में एक व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है, जिससे समस्याएं सुलझने की संभावना बढ़ती है, जबकि संवादहीनता में किसी प्रकार का संचार नहीं होता। अब देखिए, एक मौन रहेगा तो दूसरे की बात तो वो सुन रहा है, लेकिन संवादहीनता में दोनों ही नहीं बोलेंगे और ना ही दोनों किसी की सुनेंगे, तो इससे किसी समस्या का हल तो होगा नहीं।
संवाद से संबंध कैसे बेहतर होते हैं और अभीष्ट संबंध का क्या प्रभाव होता है। देखिए, जब हम संवाद करते हैं तो दूसरे के मन की बातों को सुनते समझते हैं तो संबंध बेहतर होते हैं और कभी कभी गलत तरीके से बिगड़ भी जाते हैं। संवाद से संबंध बेहतर होते हैं क्योंकि ये समस्याओं के समाधान में मदद करता है। जब हम बातें करते हैं, मन की बातों को सुनते समझते हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं उनका हल होता है और अंतर्राष्ट्रीय मसलों तक को हल करने में सहायक होता है। अभीष्ट संबंध बिगाड़ने का कारण बनता है और संवाद की आत्मा को क्षति पहुंचाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आते हैं, श्रोता का ध्यान और धैर्य से सुनना क्यों आवश्यक है। जो जैसे मैं बोल रही हूं तो आप सुन रहे हो तो आप क्या हुए? श्रोता। तो श्रोता का धैर्य से सुनना यानी कि पेशेंसली उस चीज को सुनना क्यों आवश्यक है। श्रोता का ध्यान और धैर्य से सुनना आवश्यक है क्योंकि इससे वह बोलने वाले के मन की परतों को समझ सकता है कि भाई सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, ये समझ सकता है। ध्यान और धैर्य से सुनना संवाद की सफलता का मूल मंत्र है और यह पवित्र आध्यात्मिक कार्य है। 7वां प्रश्न है, सुनने का कौशल क्या है और हम इसमें अकुशल क्यों होते हैं। सुनने का कौशल का मतलब है कि जब संवाद हो रहा हो तो सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना। सुनने का कौशल यह है कि हम दूसरे की बात ध्यान से सुने और उसे अनुभव करें। हम इसमें अकुशल इसलिए होते हैं क्योंकि हम अक्सर दूसरे की बात काटने या उसे समाधान सुझाने के लिए उतावले रहते हैं। उसकी बात काटते हैं, उसको हम मतलब सोल्यूशन दे देते हैं कि ये, हम पहले उसकी बात सुन नहीं रहे हैं, सोल्यूशन देने को पहले उतावले हो जाते हैं, जो संवाद की आत्मा तक हमें पहुंचने नहीं देता है। चलिए अब हम आ गए अपने काव्यांश पे। अब काव्यांश में क्या है, काव्यांश हमारे सामने रखा जाएगा, उसे पढ़ना है। उस पर आधारित 3 बहुविकल्पीय और 3 वर्णात्मक प्रश्न है, जिसमें 1 अति लघु है और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो ये हमारा काव्यांश रहेगा 8 नंबर का। काव्यांश को करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, पहले काव्यांश पढ़ो और फिर क्वेश्चंस पढ़ो, तो आप आसानी से। देखिए क्या है, धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ में रखा क्या है, केशव यह सुयश क्या है, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ने छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता सम्मान जगत से पाता है, सब उसे देख ललचाते हैं, कुल गोत्र नहीं साधना मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है, जिस नर की बाह गही मैंने, जिप्त तक की छांव गही मैंने, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कर जाऊंगा। तो ये कविता थी जहां पर व्यक्ति की कार्य कुशलता से उसकी पहचान बनती है, उसके बारे में बताया जाता। देखिए कविता में कुल की पोशाक पहन करके से कवि का क्या तात्पर्य है। अब उन्होंने क्या कहना चाहते हैं, पारंपरिक वस्त्र धारण करना, कुल यानी वंश के नाम और प्रतिष्ठा को धारण करना, समाज की परंपराओं का पालन करना, कुल के प्रतीकों का पालन करना। तो कुल की पोशाक पहनने का मतलब है कुल यानी कि वंश के नाम और प्रतिष्ठा को धारण करना, यानी कि आपके कुल की भी जो मान सम्मान जो प्रतिष्ठा है उसे लेकर आगे चलना या बढ़ना। पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, पंक्ति में पुरुषार्थ का क्या तात्पर्य। पुरुषार्थ मतलब यानी कि आप कर्म कर रहे हो, परिश्रम से काम कर रहे हो, साहस से काम कर रहे हो, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। तो सही क्या है, परिश्रम और साहस, यहाँ पर खा ऑप्शन सही। नेक्स्ट आते हैं, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, पंक्ति में कवि के किस अनुभव का वर्णन किया गया है। अब कुल ने मुझको फेंक दिया, इसमें कौन सा अनुभव है। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने का, वंश द्वारा नकारे जाने का, कुल की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने का। तो अब क्या कुल ने फेंक दिया, यानी कि कुल ने मुझे नकार दिया कि तुम मेरे वंश के नहीं हो, अपने अनवंश से अलग कर दिया। तो सही क्या है यहाँ पर, वंश द्वारा नकारे जाने का। चलिए अब है 3 वर्णात्मक, जिसमें पहला हमारे पास है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कर्ण ने पांडव कुल की श्रेष्ठता को क्यों ठुकराया। कुंती पुत्र कहलाने की अपेक्षा स्वयं की पहचान को महत्व देना। वो ये चाहते थे कि मैं कुंती के पुत्र या
ना कहलाऊं, मेरी अपनी एक पहचान हो, इसलिए उन्होंने पांडव कुल में शामिल होने का जो अवसर कुंती ने उनको दिया था वो उन्होंने ठुकरा दिया। कर्ण किसे बचाने का संकल्प कर रहा है और क्यों? अब यहाँ पर कर्ण ने ही बात कह रहे हैं कि भाई कर्ण ने, यानी कि उनके भाई वो सूर्य पुत्र होते हुए भी ठुकरा दिए गए थे अपनी माता जी के द्वारा। फिर उन्हें एक सूद ने, इसीलिए उन्होंने बोला ना कि भाई कंस ने, वंश ने मुझे नकार दिया, ये चीज उन्होंने बोली। तो कर्ण किसे बचाने का संकल्प कर रहा है और क्यों? कौरवों द्वारा आश्रय दिए जाने के कारण कर्ण द्वारा उन्हें बचाने का संकल्प कर रहे हैं। कौरवों ने उन्हें आश्रय दिया, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं हर हाल में जो है कौरवों का संरक्षण करूंगा, उनको बचाऊंगा। जिस नर की बाह गही मैंने, जिप्त तक की छाह गही मैंने का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर क्या है, जिस नर की बाह गही मैंने, जिप्त तक की छाह गही मैंने से तात्पर्य है कवि ने जिस व्यक्ति का साथ देने का निर्णय लिया, अर्थात कर्ण ने, ठीक है, उसे वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीवन भर निभाएगा। अब उन्होंने, जैसे कर्ण को कौरवों ने आश्रय दिया, तो कौरवों को गलत होते हुए भी कर्ण ने साथ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आश्रय दिया था, तो हमेशा उसके साथ रहेंगे और उनका ही भला सोचते रहेंगे, ये कर्ण ने संकल्प लिया था। वह उनकी रक्षा करेगा और उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेगा। और देखिए कर्ण ने सब कुछ उसके लिए न्यौछावर किया, अपनी जान तक दे दी थी महाभारत के युद्ध में। चलिए अब आ जाते हैं हम खंड खा, जहां पर हमारी तीसरी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के जो 6 अध्याय हैं। याद रखिएगा कोर सिलेबस में सिर्फ 6 अध्याय आते हैं, पाठ संख्या 3, 4, 5 और 11, 12, 13, ठीक है। सिर्फ ये कोर के सिलेबस में ये 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टर से अब इसमें प्रश्न रखे जाएंगे, लेकिन जो हमारा खंड खा का पहला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 3 जो है, उसमें रचनात्मक लेखन आधारित 3 रखे गए हैं टॉपिक। उनमें से किसी एक पर आपको जो है रचनात्मक लेख लिखना है। अब ये रचनात्मक लेख होना चाहिए आपका 120 शब्दों का। अब इसके लिए आपको नंबर मिलेंगे 6, ठीक है। चलिए देखते क्या है। दिए गए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आधारित 120 शब्दों के रचनात्मक लेख लिखने। पहला टॉपिक है, जब मेरी पहली कविता छपी। भाई हम सभी कविता लिखते हैं कभी ना कभी, चाहे जैसी लिखे। अब वो छपेगी अगर तो कैसा लगेगा। अब इस अनुभव, अगर आपको ये अनुभव है तब तो अच्छा है, नहीं है तो इसे कल्पना के तौर पे आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, जिस दिन मेरी पहली कविता छपी वह मेरे जीवन का सबसे खास दिन था। जैसे अखबार में अपना नाम देखा, मन खुशी से झूम उठा। वह पल अनमोल था। मेरे शब्दों को पहचान मिली, मेरी भावनाओं को उड़ान मिली। मैंने वह कविता कई बार पढ़ी, हर शब्द में आत्मविश्वास महसूस हुआ। परिवार और दोस्तों ने बधाई दी, जिससे मेरा उत्साह और बढ़ गया। वह सिर्फ एक कविता नहीं थी, बल्कि मेरी मेहनत और सपनों का पहला कदम था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शब्दों की शक्ति कितनी गहरी होती है। इस सफलता ने मुझे और लिखने की प्रेरणा दी और मेरे भीतर का कवि जाग उठा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं। क्या दिया है? हिमालय का महत्व। भाई हमारे देश का ताज है हिमालय, गर्व की पहचान है हिमालय, इस पे लिखना है। हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि भारत की पहचान और गौरव का प्रतीक है। यह हमारी उत्तरी सीमा की रक्षा करता है और अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, जो जीवन दायिनी बन के करोड़ों लोगों का भरण पोषण करती। हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। इसकी ऊंची चोटियां, हरे भरे जंगल, शांत झीलें, हिमाच्छादित पर्वत यात्रियों और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते हैं। यह आध्यात्मिक शांति का केंद्र भी, जहां अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। इसके अलावा हिमालय जैव विविधता का भंडार है और जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें न केवल प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी हमारी विरासत को समृद्ध बनाता। चलिए अब आ जाते हैं तीसरा टॉपिक क्या है? रेल से तीर्थ यात्रा। अगर आपने कभी नहीं करी है तो करना, बड़ा मजा आता है, ठीक है। रेल से तीर्थ यात्रा करना एक अनोखा अनुभव होता है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलती है, यात्रियों के चेहरे पर श्रद्धा और उत्साह झलकने लगता है। खिड़की से बाहर बदलते दृश्य, गांव शहरों की झलक और सह यात्रियों की धार्मिक चर्चाएं सफर को यादगार बना देती। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि माहौल को आध्यात्मिक बना देती है।
सहयात्री एक दूसरे से तीर्थ स्थलों की कहानियां साझा करते हैं, जिससे यात्रा और रोचक हो जाती है। ट्रेन की रफ्तार के साथ मन भी तीर्थ स्थल पहुंचने की उत्सुकता से भर जाता है कि भैया हम भी उस जगह जाएं, जल्दी से जल्दी पहुंचे। ये मन में एक उत्साह जगाने लगता है। रेल से तीर्थ यात्रा न केवल आस्था को प्रबल करती है, बल्कि नए अनुभवों, नई मित्रताओं और जीवन के सुंदर पहलुओं से परिचय भी कराती। चलिए, तो यहां पर खत्म हो गया हमारा क्या, ये जो खंड खा का पहला प्रश्न था। अब खंड खा का दूसरा और प्रश्न पत्र का चौथा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब अभिव्यक्ति और माध्यम के अध्यायों में से आपके सामने रखे गए 4 प्रश्न और चारों करने, ऑप्शन नहीं। 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा आपके पास में, तो 4 प्रश्न करोगे तो 8 नंबर रहेंगे। ठीक, पहला प्रश्न है संचार के साधन कौन कौन से हैं? तो जितने हम लोगों ने पढ़े हैं सारे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, संचार का मुख्य साधन है टेलीफोन, इंटरनेट, समाचार पत्र, फैक्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि। तो जितने आप जानते हो यहाँ सारे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं और फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। ठीक है, चलिए देखिए, पत्रकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे संवाददाता, खबरदार, विशेषज्ञ लेखक और संपादक। फ्रीलांसर पत्रकार वे होते हैं जो स्वतंत्रता से काम करते हैं और स्वतंत्र रूप से अपने लेखों और रिपोर्टों को मीडिया को पेश करते हैं। वे स्वतंत्रता के साथ अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी कीमत तय कर सकते हैं, यानी कि वो एक निश्चित मानदेय पर काम नहीं करते। उनकी खबर वो बेचते हैं, उसके हिसाब से उनको पैसा, वो एक साथ कई संस्थाओं के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से होते हैं? किसी घटना के संदर्भ में क्या, कहां, कब, कैसे, क्यों और कौन समाचार के 6 ककार हैं। सभी समाचार मूलतः इन्हीं प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करते हैं। तो ये 6 ककार किसी भी समाचार में होने चाहिए, क्योंकि समाचार में इन्हीं 6 ककारों का उत्तर प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा क्यों दी जा गई है? नाटक के मंच निर्देशन हमेशा वर्तमान काल में ही क्यों किए जाते हैं? अब आपको ये बताना। देखिए, अब इसे दृश्य काव्य, दृश्य मतलब क्या होता है? देखना। काव्य क्या होता है? जिसको पढ़कर बड़ा आनंद आए। तो देखने में जिसको आनंद आए वो दृश्य काव्य है ना। नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई क्योंकि यह न केवल श्रवण के द्वारा बल्कि दृश्य द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रस की अनुभूति कराता है। रस मतलब आनंद, इसकी अनुभूति कराता है। नाटक का एक निश्चित समय सीमा में समाप्त होना आवश्यक है, क्योंकि नाटक को दर्शक निश्चित समय सीमा में एक ही स्थान पर देखते हैं। इसीलिए नाटक के मंच निर्देशन हमेशा वर्तमान काल में किए जाते हैं। तो वर्तमान काल में इसलिए किए जाते हैं क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप महाभारत का मंचन भी अभी कर रहे हैं, तो वहां जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वो था में तो बात नहीं करेंगे, वो प्रेजेंट टाइम में ही बात करेंगे ना। तो इसलिए वर्तमान मंच सज्जा जब मंच पर आधारित किया जा रहा है तो वर्तमान का ही उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, भूतकाल का नहीं। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। अब देखिए, हमारे पास अभिव्यक्ति ही माध्यम से 2 प्रश्न आए, 3 प्रश्न आए और हमें 2 करने, मगर थोड़े लंबे होंगे क्योंकि अब ये होंगे 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन, तो लंबे लिखे जाएंगे, कम से कम 50 से 60 शब्द। ठीक है, बीट को परिभाषित कीजिए। बीट क्या होता है? संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके मध्य काम का जो बंटवारा किया जाता है उसे बीट कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर मुझे फिल्मों पे काम करना अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है मेरा इंटरेस्ट है तो उसमें मेरी नॉलेज भी होगी। नॉलेज होगी तो मैं जाहिर, अगर मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जाऊंगी तो मैं चाहूंगी कि मुझे फिल्म जगत की खबरें ही खबर करने को दी जाए। तो ये मेरी रुचि के हिसाब से मैं अपना फील्ड चुनूंगी, इसलिए उसे पत्रकार की बीट कहा जाता है। जैसे एक संवाददाता की बीट अपराध है, तब इसका अर्थ है कि उसका कार्य क्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में होने वाली आपराधिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग करना है। समझ में आ गया? तो वो किससे करेगा? वो अपराध से रिलेटेड जितनी खबर शहर में होगी उन सभी को वो कवर करेगा। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, क्या है यहाँ पर देखिए, पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने वाले पत्रकारों को किस विषय में जानकारी होनी चाहिए? इन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, अगर हम खेलों के विषय में लिख रहे हैं तो खेलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? कोई 3 बतानी है। तो देखिए क्या है,
पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने वाले पत्रकारों को निम्नलिखित 3 विषयों की जानकारी देनी चाहिए। पहला, खेल प्रवृत्तियां और नवीनतम ट्रेंड्स, यानी कि जो उसकी किस तरीके से खेल खेला जा रहा है और जो अभी लेटेस्ट चीजें इन्वॉल्व हुई हैं उन सारी चीजों में। पत्रकार को खेलों की विभिन्न प्रवृत्तियों को समझना चाहिए, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन और अन्य खेल। उन्हें खेल के नवीनतम ट्रेंड, तकनीक, उन्नति, खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स और विश्लेषण के बारे में अपडेट रहना चाहिए। तो आप खेल अगर कवर कर रहे हो तो उसमें सारे खेल आ जाते हैं, तो उन सबसे रिलेटेड आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा है खेल संघों और महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में। पत्रकार को खेल संघों और महत्वपूर्ण खेल आयोजनों की जानकारी होनी चाहिए कि आपके शहर में या पूरे देश में कहाँ कहाँ कौन कौन से खेल आयोजन हो रहे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह, खेल में अहम टूर्नामेंट्स और खेल संघर्षों के नियम और निर्देश, ये सारे पता होने चाहिए। खेल जगत की विविधता, पत्रकार को खेल जगत की विविधता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे महिला खेल, पैरा ओलंपिक खेल, युवा खेल, रेसिंग, एक्शन स्पोर्ट्स और विभिन्न खेल के आपाक्षिक विशेषताएं, यानी कि सभी के, किसी के एक पक्ष में रहकर नहीं, निष्पक्ष होकर जो उसकी विशेषताएं आप निकाल सकते हैं, उन सब के बारे में पता हो और उनकी क्वालिटीज के बारे में पता। उन्हें विविधता के माध्यम से खेल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं को समझना चाहिए। चलिए अब आ गए हम तीसरा प्रश्न। यहाँ क्या दिया है, फीचर की क्या विशेषताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। फीचर की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। फीचर सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। देखिए अभी मेरे ख्याल से शायद 3rd या 4th किसी पेपर में मैंने इसे आपको डिटेल में कराया है, लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मैंने इसको शॉर्ट में ले लिया, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन के वेरिएशन बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में मिलने वाले हैं। फीचर लेखन की कोई एक निश्चित शैली नहीं होती, तथापि फीचर लेखन में कथ्यात्मक शैली प्रमुख होती। कोई एक शैली नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला है, फीचर शुरू तो उल्टा पिरामिड शैली की तरह किया जाता है, लेकिन फिर वो कथ्यात्मक शैली में बदल जाता है। मनोरंजनात्मक होना चाहिए। फीचर व्यक्तिगतता पर आधारित होता है। फीचर सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाला होना चाहिए। तो भाषा शैली इस तरीके से इस्तेमाल करो कि सामने वाला उससे प्रभावित हो। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड ग में। खंड ग जो हमारी प्रश्न पत्र का अंतिम खंड है, इस खंड में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह और वितान से प्रश्न आएंगे। तो आरोह से आने वाले प्रश्न यहाँ पर 2 तरीके से, बहुविकल्पीय भी, वर्णनात्मक, और साथ ही साथ काव्य खंड के प्रश्न अलग पूछे जाएंगे, गद्य खंड के प्रश्न अलग पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके जो काव्य खंड के 9 अध्याय, तो आरोह में 9 अध्याय काव्य खंड के हैं। इन 9 अध्यायों में से किसी भी एक चैप्टर से आपके पास में एक काव्यांश यहाँ रख दिया जाएगा और उस पर आधारित आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 के उत्तर कर। ठीक, देखिए क्या हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच तका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। तो आपको पंक्तियां समझ में आ गई। फर्स्ट चैप्टर है एक गीत, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, पहला प्रश्न है पंथी को कहाँ रात होने की संभावना है। तो उसे लग रहा है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, अर्थात क्या है, पथ, पथ यानी कि रास्ते में ही कहीं रात ना हो जाए। क्या दूर नहीं, अब यानी कि उस दूर नहीं, क्या दूर नहीं, उसकी मंजिल यानी कि उसका लक्ष्य, इसका घर जो है वो उससे ज्यादा दूर नहीं। तो सही क्या है, उसका घर दूर नहीं, मंजिल। नेक्स्ट है कौन जल्दी जल्दी चल रहा है, शिक्षक, विद्यार्थी, पंथी या अभिभावक। तो सही है पंथी। पंथी मतलब क्या होता है, पथिक, पथ पर चलने वाला। पंथी कैसे चलता है, जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी चल रहा है क्योंकि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। दिन कैसे ढलता है, जल्दी जल्दी ढल रहा है क्योंकि अब देर हो रही है तो समय भी जैसे लग रहा है बहुत जल्दी ही भाग रहा। चलिए आगे प्रश्न संख्या 7 में यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। तो अब काव्य खंड के 9 अध्यायों में से कोई भी आपके पास 3 प्रश्न रखे जाएंगे, आपको 2 प्रश्न करने। इन 2 प्रश्नों में को आपको जो उत्तर देने हैं उसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर, यानी कि एक प्रश्न के लिए 3, दूसरे प्रश्न के लिए। ठीक है, देखिए क्या, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने रस के अक्षय पात्र से रचना कर्म की किन विशेषताओं को इंगित किया है।
ध्यान, क्वेश्चन समझना पहले। छोटा मेरा खेत कविता दी है, उसमें रस के अक्षय पात्र, रस मतलब क्या होता है, आनंद, जो जिससे कभी कभी खत्म ना हो। अक्षय पात्र का मतलब क्या होता है, जो उससे जो चीज है वो हमेशा आपको मिलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो रचना कर्म की किस विषय, रचना कर्म यानी कि जब हम कविता लिखते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला आनंद जो है वो कभी खत्म ही नहीं होता, चाहे वो कभी भी पढ़ा जाए, आज पढ़ा जाए, कल पढ़ा जाए, हजारों वर्षों बाद भी पढ़ा जाए, तो भी उससे वही आनंद आए, है ना। तो वो क्या हुआ, रस का अक्षय पात्र। कविता छोटा मेरा खेत रस के अक्षय पात्र के रूप में कवि की अभिव्यक्ति अर्थात उसके काव्य रचना की ओर संकेत किया गया, यानी कि जो वो रचना करेगा। जिस प्रकार अक्षय पात्र में निहित सामग्री कभी समाप्त नहीं होती और पात्र सर्वदा सभी को संतुष्टि प्रदान करता है, उसी प्रकार कवि की कविता का रस एवं भाव सौंदर्य अनंत काल तक अपने पाठकों और श्रोताओं को आनंद देता रहता है। तो जो उसके पाठक है उनको उतना ही आनंद आता रहता है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, राम कौशल्या के पुत्र थे, लक्ष्मण सुमित्रा के। इस प्रकार वे परस्पर सहोदर यानी एक ही मां के पेट से जन्मे थे, ठीक है। तो नहीं थे, ठीक है। सहोदर का मतलब होता है एक ही मां के पेट से जन्मे, लेकिन वो एक ही मां से तो नहीं थे, सहोदर नहीं थे। फिर राम ने उन्हें लक्ष्य कर ऐसा क्यों कहा, मिलए ना जगत सहोदर भाता, इस विचार से करें। तो जब एक ही मां के पेट से जन्मे दो भाई होते हैं, उनके बीच का संबंध बहुत आत्मिक होता है। लेकिन यहाँ पर भले ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अलग अलग माओं से जन्मे हों, लेकिन उनके बीच उन सगे भाइयों जितना ही प्रेम था, इसीलिए राम ने उन्हें सहोदर भ्राता कहा। राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे, वे सौतेले भाई थे, लेकिन उनके मध्य जो प्रेम था वह सगे भाइयों से भी बढ़कर था। लक्ष्मण सदैव राम के साथ छाया के समान बने रहते थे। राम को जब वनवास मिला तो वह चुपचाप राम के साथ हो लिए। अब देखिए, अगर सगा भाई ना होते हुए भी वो वनवास के लिए चल पड़े तो मतलब उनमें आत्मीय संबंध बहुत था ना। उन्होंने अपनी पत्नी तथा माता पिता तक का त्याग कर दिया, बस राम की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझा। राम उनके लिए भाई नहीं बल्कि स्वामी के समान थे। अपने सौतेले भाई के प्रेम के कारण ही राम ने ऐसे शब्द कहे। वो अपने सौतेले भाई के लिए भी वो अपने भाइयों जैसा ही प्रेम रखते थे। इस प्रकार का प्रेम तो सगा भाई भी नहीं कर सकता, जैसे सौतेले भाई ने किया। अतः राम उन्हें सगा ही मानते थे। राम की प्रत्येक विपत्तियां उन्होंने सहायता की। भाई जंगल में गए तो कितनी मुसीबतें आई, लेकिन हर समय वो उनके साथ रहे। अपने भाई की स्नेह, सेवा, त्याग, तपस्या को देखकर ही उन्होंने ऐसा कहा। तो लक्ष्मण ने भी भाई इतना उनके लिए किया, उनके साथ सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल दिए। कोई होता तो भाई कहता कि भाई मैं आराम और राजपाट छोड़ के क्यों जाऊं, तुमको जाना, तुमको भेजा गया वनवास, तुम जाओ। लेकिन भाई लक्ष्मण जी राम जी को बहुत प्रेम करते थे, अपने भाई के अपने भगवान की जगह उन्हें रखते थे। तो उन्होंने अपना सारा सुख, सारे रिश्ते नाते सब कुछ त्याग दिया और चल दिए अपने भाई के साथ। तो भैया भले सगे भाई ना होते हुए भी, एक ही माँ के पेट से ना जन्मे होते हुए भी, उनका व्यवहार सगे भाइयों से भी कहीं अधिक था। चिड़िया, फूल और बच्चों की उड़ान के साथ कविता की तुलना करते हुए कवि ने कविता को किसके समान बताया है और क्यों? कविता के बहाने जो आपकी कविता है उसमें कवि ने कविता को चिड़िया से कंपेयर किया, फूल से किया, बच्चों से किया। लेकिन वो क्या कहते हैं, पूरी तरीके से वो बच्चों की तरह होती है, निष्पक्ष होती है, स्वतंत्र होती है, आजाद, है ना। तो क्या दिया, कवि ने चिड़िया, फूलों और बच्चों की उड़ान के साथ कविता की तुलना करते हुए कविता को बच्चे के समान बताया, क्योंकि कविता की उड़ान असीमित होती है। उसी प्रकार बच्चे की कल्पना की उड़ान भी सीमा रहित होती है। बच्चे भी न जाने कहाँ तक सोच लेते हैं, है ना। एक बच्चा समाज के भेदभाव से निर्लिप्त रहता है, यानी कि समाज में कौन अच्छा है, कौन ऊंचा है, नीचा है, उसे कोई मतलब नहीं, वो उसके लिए सब समान होते हैं। समानता की भावना का प्रसार करता है। उसी प्रकार कविता भी अमीर गरीब या ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना समान भाव से सबके लिए पठनीय होती है, वो सभी से भरता है। तो इसीलिए उसे बच्चों के साथ उन्होंने सिमिलर किया है। चिड़िया और फूल के साथ करने के बावजूद उन्होंने कहा भाई चिड़िया क्या जाने कविता की उड़ान, फूल क्या जाने कविता का खिलना, है ना। तो वो चीज उन्होंने उसके साथ कंपेयर करके भी ये पाया कि वो उन जैसे नहीं। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे भी हमारे काव्य खंड से ही प्रश्न रखे गए।
ठीक है, देखिए क्या निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों को, 3 प्रश्न रखे गए हैं, 2 प्रश्न करने, लेकिन अब वर्ड लिमिट कम होगी। अब एक प्रश्न के लिए आपको सिर्फ 2 नंबर ही मिलेंगे। 2 प्रश्न करोगे तो 4 नंबर। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों में तुलसी, जायसी, मतीराम, द्विजदेव, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों ने भी शरद ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। आप उन्हें तलाश कर कक्षा में सुनाएं और चर्चा करें कि पतंग कविता में शरद ऋतु वर्णन उनसे किस प्रकार भिन्न है। तो अब आपको क्या करना है, अलग अलग कवियों की शरद ऋतु की जो उन्होंने वर्णन किया है उसे लिखना है और फिर कविता के हिसाब से कंपेयर करना। चलिए देखिए क्या है। तुलसी द्वारा कृत एक रचना है, जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमी सुकृत सुभाए। ठीक है। दूसरा जायसी द्वारा कृत एक भाग है, भई निसी धनिजस ससी परगसी, राजय देखे भूमि फिर बसी, भई कटकई शरद ससी आवे, फेरी गगन रवि चाहे छावा। ठीक है, मतलब क्या, रवि यानी कि सूरज को भी छांव की आवश्यकता हो जाती है। अब चलिए इसको कंपेयर करते हैं। तुलसी जी ने शरद ऋतु में खंजन पक्षी का वर्णन किया है और जायसी ने शरद ऋतु के समय चांद और रात का वर्णन किया है। पतंग कविता में जहां सुबह का वर्णन मिलता है, वहीं इस ऋतु में पतंग उड़ाते बच्चों की बाल सुलभ ऊंचाइयों को छूने की भावनाओं का सुंदर दृश्य दृष्टिगोचर होता है। तो इन्होंने सिर्फ प्रकृति का वर्णन नहीं करके बच्चों की बाल सुलभ जो कल्पनाएं हैं, जो उनकी क्रियाएं हैं, उन सभी का वर्णन किया है। तीनों ही कविताओं में अलग अलग वर्णन। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दे रहा है, देखिए। दूरदर्शन के स्टूडियो में अपाहिज से क्या प्रश्न पूछे गए और क्यों। जो प्रश्न पूछे गए वो पूरी तरीके से संवेदनहीन है। क्या आप अपाहिज हैं? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अपाहिज आपका अपाहिजपन आपको दुख नहीं देता? तो ये प्रश्न पूरी तरीके से संवेदना से हीन थे। दूरदर्शन के स्टूडियो में अपाहिज से इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए जिनसे साक्षात्कारकर्ता की संवेदनहीनता के ही दर्शन होते हैं। उससे पूछा गया कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। ऐसे कई निरर्थक प्रश्नों को पूछे जाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है अपाहिज की मजबूरी का लाभ उठाकर चैनल द्वारा अपना कार्यक्रम सफल बनाना। यानी कि उस व्यक्ति को इमोशनली इतना मजबूर करना ताकि दर्शक उससे कनेक्ट कर पाए। वो दर्शक कनेक्ट हुए नहीं कि भाई इनका जो कार्यक्रम है वो सफल हो जाएगा, टीआरपी ज्यादा आएगी, पैसा ज्यादा आएगा। इस उदाहरण के माध्यम से कवि पाठक का परिचय एक छिछली और ओछी व्यावसायिक मानसिकता वाले मीडिया से करवाना चाहता है। ऐसी मीडिया जो वाकई एकदम ओछी प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें दूसरों के दुख या तकलीफ से कोई मतलब नहीं, वो खाली उनकी दुख और तकलीफ से पैसा कमाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, देखिए ये तीसरा वाला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो इसे आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने डिटेल में इसलिए दे दिया कि मान लीजिए आपको कोई भी जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे लिख सकते हो। बादल राग कविता में बादल के लिए ए विप्लव के वीर, ए जीवन के पारावर जैसे संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है। हम लोगों ने देखा है ना, बादल राग कविता के शेष 5 खंडों में से कई संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है। अब वो संबोधन कैसे हैं, जैसे अरे वर्ष के हर्ष, मेरे पागल बादल, ए निवृद्ध, ए स्वच्छंद, ए उद्धाम, ए सम्राट। अब ये कहोगे ये तो मैम सब इस्तेमाल ही नहीं हुए। बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास ये जो बादल राग कविता है इसका सिर्फ एक अंश रखा गया, पूरी कविता में इन सभी का इस्तेमाल हुआ है। ए विप्लव के प्लावन, ए अनंत के चंचल शिशु सुकुमार, उपयुक्त संबोधनों की व्याख्या करें तथा बताएं कि बादल के लिए इन संबोधनों का क्या औचित्य है। तो यहां से लेकर जो यहाँ से अरे वर्षा के हर्ष से लेकर शिशु सुकुमार तक जितने भी आपके संबोधन दिए गए हैं इन सभी को हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो हमने वही चीज बोला ना कि आपसे बोला गया तो इसमें से कुछ के आप व्याख्या करना जो वर्ड लिमिट के अंदर है, लेकिन हम सारी व्याख्या आपके लिए कर रहे हैं। निम्नलिखित संबोधनों की व्याख्या इस प्रकार है। पहला है अरे वर्ष के हर्ष। बादलों को ऐसा संबोधन दिया गया है क्योंकि बादल वर्ष में एक बार आते हैं। जब आते हैं तो पूरी पृथ्वी को बारिश रूपी सौगात दे जाते हैं। वर्षा का जल पाकर किसान, लोग, धरती तथा जीव जंतु सब हर्ष से भर जाते हैं, इसीलिए वर्ष का हर्ष कहा गया। वर्ष में एक बार आने वाले लेकिन सबका
हर्ष से मन भर जाने वाले। दूसरा है मेरे पागल बादल। बादल मदमस्ती का प्रतीक है। बादल मतवाले होते हैं, जहां मन करता है वहीं बरस जाते हैं। पागल व्यक्ति के समान गर्जना करते हैं, हल्ला मचाते हैं और यहां से वहां घूमते रहते हैं, इसीलिए उन्हें पागल कहा गया। नेक्स्ट है ए निर्बद्ध, मतलब जिसे बांधा ना जा सके। बादल बंधन से मुक्त होते हैं, इन्हें कोई बंधन नहीं बांध सकता। जहां इनका मन हो वहां जाते हैं और वर्षा करते हैं। अस्वच्छंद, अब क्यों बोला है? बादल स्वच्छंद होते हैं, इन्हें कोई कैद नहीं कर सकता। कोई कर सकता? कोई नहीं कर सकता। स्वच्छंदता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है ए उद्धाम। क्या दिया है? बादल बहुत क्रूर और प्रचंड होते ये देखो, कहीं कहीं वर्षा करेंगे तो इतनी सारी कर देंगे तो भैया बाढ़ी आ जाती है। वर्षा आने से पूर्व ये आकाश में कोहराम मचा देते हैं। भयंकर गर्जना से चारों तरफ भय उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य को आकाश में अपने होने की सूचना देते हैं। तेज आंधी तथा तूफान चलने लगता है। मनुष्य इनकी उपस्थिति को नकार नहीं सकता है। अगला है अय सम्राट। बादल सम्राट हैं, वे किसी की नहीं सुनते, स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं, अपनी शक्ति से लोगों को डरा देते हैं, बंधन मुक्त होते हैं, लोगों का पोषण करने वाले हैं, सारे संसार में विचरण करते हैं। उनके इन गुणों के कारण उन्हें सम्राट कहा गया है। अगला है ए विप्लव के प्लावन। प्रलयकारी बादलों में ऐसी शक्ति है कि वे चाहें तो प्रलय ला सकते हैं। जब बादल फट जाते हैं तो चारों तरफ भयंकर तबाही मच जाती है, इसी कारण उन्हें ए विप्लव के प्लावन कहा गया। नेक्स्ट है ए अनंत के चंचल शिशु सुकुमार। ठीक है, तो ये आखिरी है, यहीं तक तो हमें करना था। बादल ऐसे सुकुमार शिशु हैं जो सदियों से हमारे साथ हैं और अपने सुंदर सुंदर रूपों से हमें बच्चे के समान जान पड़ते हैं, बच्चों के समान लगते हैं। इनका यह स्वरूप सदियों से चला आ रहा है। बच्चों के समान ही चिंता मुक्त होकर घूमते फिरते रहते हैं। तो ये बच्चों के समान ही होते हैं, इधर से उधर घूमते फिरते। चलिए अब हम आ गए अपने खंड ग के प्रश्न संख्या 9 पे। यहां पर क्या दिया गया है? यहां पर अब हमारे आरोह बुक के गद्य खंड से 3 प्रश्न आएंगे एज इट इज। एक गद्यांश पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, फिर 2 एक लघु उत्तरीय और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 9 में एक हमारे पास गद्यांश रखा गया है, इसे पढ़ना है और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको देने। तो ये हो जाएगा आपका 5 नंबर। मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तो किससे लिया गया है? मेरे कल्पना का आदर्श समाज से लिया। देखिए क्या है, क्या ये ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इसकी गतिशीलता होनी चाहिए, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। जैसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव। ठीक है, तो वैसे तो ये चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ है, हमें मोस्टली क्वेश्चंस पढ़े रहते हैं, लेकिन गद्यांश के हिसाब से क्वेश्चंस देखिए क्या है। लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज के लिए क्या अपेक्षित है? जाहिर सी बात है, वो अपेक्षित है गतिशीलता, यानी कि चीजें आपने बोला कि लोकतंत्र भी तभी बना रह सकता है जब समाज में गतिशीलता बनी रहे, है ना। तो बहुत जरूरी है कि आदर्श समाज में गतिशीलता यानी कि परिवर्तन होते रहने चाहिए। सबको किनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए? दलितों की, लोकतंत्र की, सरकार की या स्वयं की? तो सारी सी बात है, सबको जो है वो लोकतंत्र की रक्षा के प्रति सजग
रहना चाहिए। भाई लोकतंत्र सजग रहे, सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए कि भाई हम जो है हम सभी लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, भाईचारे के वास्तविक रूप को क्या कहा जाता है? दूध, समाज, लोकतंत्र या पानी? तो सही बात है, भाईचारे का जो एक वास्तविक रूप है वो लोकतंत्र के रूप में आता है, क्योंकि इसमें विभिन्न जातियों और धर्म के बावजूद सभी एक दूसरे से भाई के साथ भाई की तरह व्यवहार करते हैं। लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहा? जाहिर सी बात है, भेदभाव की समाप्ति को स्पष्ट करना चाहा। लोकतंत्र में क्या आवश्यक माना गया है? क्या चीज आवश्यक मानी गई है? सभी विकल्प सही हैं तो उसके लिए तो हमें पढ़ने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। उच्च वर्ग का आरक्षण, सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका, साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव। तो लोकतंत्र में आवश्यक है साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान भाव। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 3, जहां से हमारे आएंगे वर्णात्मक प्रश्न। तो गद्य खंड के 6 अध्यायों में से हमारे सामने रखे जाएंगे 3 प्रश्न, करने हैं 2 प्रश्न। एक प्रश्न के लिए मिल रहे हैं आपको 3 नंबर, तो 2 प्रश्न के लिए मिलेंगे कितने? 6 नंबर। ठीक है, चलिए 3 नंबर का प्रश्न का मतलब है कि आपको उत्तर लिखना है 50 से 60 शब्दों। लुट्टन सिंह पहलवान के दोनों पुत्र की भावी पहलवान के रूप में घोषणा होने में लुट्टन सिंह का क्या योगदान रहा? भाई लुट्टन सिंह ने अपने दोनों लड़कों को कुश्ती सिखाई, बलिष्ठ बनाया, तभी तो उन्हें भावी पहलवान घोषित किया गया। राजा के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, कैसे रहना है, क्या है, ये सारी चीजों की समझ लुट्टन सिंह ने दी। लुट्टन सिंह पहलवान के 2 पुत्र थे, वह उन दोनों को प्रातः काल ही उठाकर ढोलक की ताल पर उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए कसरत करवाता और दांव पेचों की जानकारी देता। उन्हें वह सांसारिक ज्ञान के साथ साथ यह भी समझाता कि उनका कोई गुरु नहीं, वे केवल ढोलक को ही अपना गुरु समझे। किसको समझे? ढोलक को। तथा दंगल में उतरने से पहले ढोलक को अवश्य प्रणाम करें। इसके अलावा कब, कैसे और क्या व्यवहार करके अपने मालिक को खुश रखा जाता है, इन सब की भी शिक्षा वह अपने बेटों को देता था। अब ये सारी चीजें हुई तभी तो भाई राजा ने देखा और इसीलिए उनको भावी पहलवान भी घोषित कर दिया था। लेखिका के घर आने के बाद दूसरे दिन भक्तिन ने क्या कार्य किया? चलिए भाई क्या किए थे? लेखिका के घर आने पर लेखिका के सारे कामकाज को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करती। वह लेखिका के प्रत्येक कार्य में उनकी सहायता करती। इधर उधर बिखरी किताबें, अधूरे चित्रों आदि सामान को वह संजोकर रख देती। मतलब उनका जो सारा सामान बिखरा रहता तो उसे सब सही कर देती थी। दूसरे दिन भक्ति ने सवेरे जल्दी उठकर घर की साफ सफाई की, फिर उसने स्नान किया और लेखिका की धुली धोती को भी जल की छींटे छिड़ककर पहनी। पूजा करने के उपरांत उगते सूरज को जल दिया और फिर पीपल पर जल चढ़ाया और जप किया। तो इस तरीके से दूसरे जब भाई आई, पहले दिन वहां पर उनका इंटरव्यू रख लिया गया और दूसरे दिन उन्होंने सुबह सुबह जो कार्य किया वो यहाँ पर था। चलिए तीसरा प्रश्न है, शिरीष के फूलों के प्रति कालिदास की परवर्ती कवियों का दृष्टिकोण किस प्रकार का था? लेखक ने उन तर्कों का विरोध किस प्रकार किया? तो जैसे परवर्ती जितने कालिदास हो या उनके पहले या बाद के जो भी कवि रहे, उन्होंने शिरीष के फूल को बहुत कोमल बताया, उसके वृक्ष को भी कोमल बताया, साथ ही साथ जो है फूलों को भी बड़ा कोमल बताया। जबकि हमारे लेखक का मानना कुछ अलग था। वो कह रहे थे भाई शिरीष तो बहुत ही जो है एक अवधूत है, सन्यासी की तरह कठोर है। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर कालिदास के परवर्ती कवियों ने सोचा कि शायद उनके सभी भाग कोमल होते हैं। उनके इस तर्क को लेखक ने एक भूल कहा है। उनके अनुसार शिरीष का फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकलने के बाद भी वे अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब तक उन्हें धक्का देकर गिराया नहीं जाता वो जाते नहीं है। जब एक नए फूल, फल, पत्ते मिलकर उन्हें धक्का देते हैं, बाहर नहीं कर लेते, तब तक वे वहीं डटे रहते। बसंत के आने पर भी शिरीष के पुराने फल खड़खड़ाते रहते हैं। यानी कि ये नहीं कि उस मौसम में झड़ जाएं, वो उस मौसम में भी नहीं झड़ते हैं। तो इसलिए पहले के कवियों और बाद के कवियों में जो हमारे लेखक का जो मत है उनमें ये काफी फर्क रहा है। चलिए अब हम आ जाते हैं, फिर से हमारे सामने गद्यखंड पर आधारित प्रश्न पूछे गए। ठीक है, गद्यखंड के आधारित प्रश्न है। फिर से 3 प्रश्न रखे जाएंगे, फिर हमें 2 प्रश्न ही करने।
एक प्रश्न के लिए 2 नंबर, तो 2 प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है, देखिए क्या है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? अब देखिए, एक तो वो बहुत संयमी व्यक्ति। कैसे संयमी व्यक्ति? देखिए, उनके अंदर क्या था कि वो डेली 6 आने का चूरन बेचते और जो बचता उसे वापस ले आते। बाजार में जब वो परचून की दुकान से सामान खरीदने जाते तो जितना उनको जरूरत वो उतना ही खरीदते। ठीक है, जितना जरूरत होता उतना खरीदते और आसपास बाजार सजा रहे कुछ रहे उन्हें कोई मतलब नहीं, वो सीधे लौटकर चले आते, है ना। तो इससे वाकई ही समाज में शांति स्थापित होती है। लोग जितना है उतने में ही अपने आप को सेटिस्फाई रखेंगे। तो और पाने के चक्कर में वो जो एक होता है ना दूसरे से जलन करना, ईर्ष्या करना, वो सारी चीजें नहीं, और इससे समाज में शांति बनी रहे। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं का भली भांति ज्ञान है। वो बाजार जाते हैं, परचून की दुकान पे गए, पता है उन्हें क्या खरीदना है, वो उतना ही खरीद के वापस आते हैं। वे उतना ही कमाना चाहते हैं जितनी की उन्हें आवश्यकता है। बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता। वे केवल अपनी जरूरत के सामान के लिए बाजार का उपयोग करते। वे खुली आंखें, संतुष्ट मन और मग्न भाव से बाजार जाते, यानी कि वो बाजार जाते। भगत जी जैसे व्यक्ति ये समाज में शांति और व्यवस्था लाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है और वे बाजार के आकर्षण में फंसकर अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह और संचय नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में होड़, अशांति के साथ महंगाई भी नहीं बढ़ती। अतः समाज में शांति बनी रहती है। भाई, जब हम अनावश्यक वस्तु खरीदेंगे ही नहीं तो महंगाई बढ़ेगी ही नहीं, इससे समाज में शांति बनी रहेगी। दूसरा प्रश्न है, लोक प्रचलित विश्वासों पर आस्था वैज्ञानिक चिंतन को कुंद कर सकती है। काले मेघा पानी दे पेट पाठ के आधार पर कथन की विवेचना कीजिए। इसमें क्या था? इसमें अंधविश्वासों पर पूरी तरीके से यकीन किया गया था। हमारे लेखक आर्य समाज के सदस्य होने के बावजूद भी उसके खिलाफ नहीं जा पा रहे, और गए भी तो जीजी गुस्सा हो गई थी, है ना। लोक प्रचलित विश्वासों पर आधारित आस्था पर्याप्त महत्व रखती है, यानी कि जो चीजें परंपराएं हमारे समाज में प्रचलित हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह आस्था वैज्ञानिक चिंतन को कुंद कर देती है, यानी कि उस पर अगर हम वैज्ञानिक तर्क रखते भी हैं तो वो इतने मान्य नहीं होते, उनके लिए वो परंपराएं ही ज्यादा मान्य होती है। लेखक वैज्ञानिक चिंतन को महत्व देता है, परंतु उसकी दीदी लोक प्रचलित विश्वासों को अधिक महत्व देती है। लेखक को भी अपनी दीदी की भावनाओं का सम्मान करना अधिक उचित लगता है। उन्हें लगता है कि अरे ठीक है, हम जो मानते हैं वो अलग, लेकिन दीदी तो हमें इतना प्यार करती है तो जो वो कह रही है वो सही होगा, वो उस चीज के लिए मान जाते हैं। यही होता है भाई, अंधविश्वासों के आगे हमारी जो वैज्ञानिक चीजें थी वो बेकार पड़ गई। ये भावनाओं के कारण होता है, क्योंकि हम अपने बड़ों से ज्यादा भावनात्मक रूप से जो है वो लगाव रखते हैं, इसलिए क्योंकि वह अपनी दीदी का सम्मान करता है। दीदी कहती है कि वर्षा के लिए मेढक मंडली पर पानी डालना चाहिए। लेखक इसे उचित नहीं समझता, परंतु दीदी की लोक मान्यता के प्रति आस्था देखकर वह नतमस्तक हो जाता है। भाई, दीदी जब इतना मानती है तो उसे झुकना पड़ता है, वो भी फिर करने के लिए मजबूर हो जाता है। दीदी पूजा पाठ जो कुछ करवाती है वो सब करना पड़ता है उसे। तीसरा प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पाठ के आधार पर जाति प्रथा के कारण काम के प्रति भारत में क्या स्थिति है? अब जाति प्रथा के हिसाब से अगर श्रम विभाजन किया जाता है तो लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से काम के प्रति अरुचि लोगों के अंदर काफी पैदा हो जाती है ना। जाति प्रथा के कारण भारत में काम के प्रति अरुचि की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके कारण ना तो व्यक्ति विपरीत दशाओं में अपना व्यवसाय बदल सकता है और ना ही अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार रह सकता है। देखिए, अब आप कहोगे कि भाई मैम आज तो हो सकता है, बिल्कुल आज के समय हो सकता है, लेकिन जब अंबेडकर जी ने ये बात लिखी थी तब जाति प्रथा बहुत प्रबल स्थिति में थी। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं ये उस तत्कालीन समय की विचारधाराओं को व्यक्त किया जा रहा है, आज के समय की विचारधाराओं को व्यक्त नहीं किया जा रहा। आज तो बहुत सारा बदलाव हो चुका है। कभी कभी वह इस प्रथा के कारण भूख से मरने की स्थिति में भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो
अब हम आ गए अपने खंड गा के अंतिम और प्रश्न पत्र के भी अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 12, जहां पर हमारी पुस्तक वितान भाग 2 के 3 अध्यायों में से 3 प्रश्न रखे जाएंगे। ठीक है, 3 में से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने, एक प्रश्न करने पे आपको मिलेंगे 5 नंबर, 2 प्रश्न करोगे तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है सिल्वर वेडिंग से। किशन दा और यशोधर बाबू के संबंधों पर टिप्पणी करते हुए पुष्टि कीजिए कि किशन दा के प्रभाव से वे आजीवन मुक्त नहीं हो पाए। यानी कि यशोधर बाबू जो है उनके प्रभाव से आजीवन मुक्त नहीं हो पाए। बिल्कुल सही है। हम यशोधर बाबू जब पहली बार शहर आए नौकरी करने तो उनकी एज कम थी, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, उनको नौकरी लगवाना, ये सारा काम किशन दा ने किया। तो किशन दा के प्रभाव में यशोधर बाबू इतने अच्छे से आए कि उनकी जो परंपराएं थी, आदतें थी, उन सबको यशोधर बाबू ने एज इट इज ऑप्ट कर लिया और अपने जीवन में उसे बनाए रखा और आज भी उसी के हिसाब से चलते हैं। यशोधर बाबू किशन दा के प्रभाव से आजीवन मुक्त नहीं हो पाए क्योंकि दोनों का संबंध स्नेहपूर्ण, प्रगाढ़ और असीम था। जहां किशन दा यशोधर बाबू के आदर्श थे तो वहीं यशोधर बाबू स्वयं को किशन दा का प्रतिरूप बनाने का यत्न करते रहते थे। यशोधर बाबू द्वारा किशन दा की जीवन शैली को ज्यों का त्यों अपना लेना और हर कार्य को उसी तरह ही करना इस बात का संकेत देता है कि यशोधर बाबू किशन दा के प्रभाव से आजीवन मुक्त नहीं हो पाए। यानी कि जैसा किशन दा करते थे एज इट इज यशोधर बाबू उसे करते थे। तो ये साबित करता है कि वो किशन दा के प्रभाव में थे। प्रश्न संख्या 2 है, पाठशाला पहुंचकर लेखक को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसने उनका समाधान किस प्रकार किया, जूझ कहानी के आधार पर बताइए। तो पहला तो यह था कि पिताजी पढ़ाना नहीं चाहते, जैसे तैसे करके जब कक्षा पहुंचा तो वहां पे बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके कपड़ों को लेकर, उसकी किताबों को लेकर, लेकिन तब भी वो उनसे जूझा और एक अच्छे बच्चे यानी वसंत पाटिल का साथ लेकर वो भी कक्षा का होनहार बालक बन गया था। जूझ कहानी के मुताबिक लेखक को पाठशाला पहुंचने के बाद कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेखक के पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे और खेती बाड़ी का काम करवाना चाहते थे। भाई तुम स्कूल जाओगे तो पर खेत में पानी देकर जाओगे, स्कूल से आओगे तो जानवरों को चराओगे, अगर खेतों में ज्यादा काम होगा तो स्कूल से छुट्टी लोगे, ये सारी शर्तें मानकर ही वो स्कूल जा पाया था। लेखक की उम्र से छोटी कक्षा में होने की वजह से बाकी बच्चे उसे चिढ़ाते थे। स्कूल में गणवेश और किताबें खरीदने में परेशानी हुई, यानी कि जो उसके भाई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो ये सब उसको भी परेशानी हो रही थी। लेखक ने खेती के काम में भी मदद की, लेकिन वह खेती करते समय आसपास के दृश्यों पर कविताएं बनाने लगा था। तो धीरे धीरे उसे क्या किया, उन सारी चीजों को अपने हिसाब से वो ढालने लगा था। लेखक को इन परेशानियों से निपटने के लिए उसकी माँ ने मदद की। जब लेखक के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना किया तब उसने अपनी माँ को अपनी परेशानी बताई। माँ ने गांव के प्रभावशाली व्यक्ति दत्ताजी राव से मदद ली। इसके लिए उन्होंने पिताजी पर दबाव बनाने के लिए झूठ का सहारा लिया। उन्होंने पिता से कहा कि दत्ताजी ने उन्हें बुलाकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए कहा है। तो इस तरीके से माँ बेटे ने दोनों तरीके से करके प्रभाव डाल के लेखक का स्कूल दोबारा शुरू हो पाया। चलिए अब आते हैं तीसरा प्रश्न। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन भव्य एवं अनूठा था। अतीत में दबे पांवों पाठ के आधार पर बताइए। जाहिर सी बात है वहां पर बड़े बड़े स्नानागार हैं, बड़े बड़े कुंड हैं, इनसे मिला तो ये भव्यता का तो प्रतीक है, लेकिन वहां पर किसी तरह का राजमहल नहीं था। वहां पर बने हुए जितने भी मकान हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से बने हुए हैं। जिन वहां के ग्रिड प्लान को आज के आधुनिक शहरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहनजोदाड़ो का नगर नियोजन भव्य एवं अनूठा था क्योंकि इसे अतीत में दबे पांवों बनाया गया था। यानी कि अतीत में जब बनाया गया था तो हम लोगों को नहीं पता था कि भाई ऐसा, क्योंकि हम लोग तो उसमें थे ही नहीं। पाठ में बताया गया है कि नगर नियोजन ने अपार वैज्ञानिक ज्ञान, गहन अनुसंधान और रचनात्मकता का सम्मिलित उपयोग किया है। इसके परिणाम स्वरूप मोहनजोदाड़ो का नगर नियोजन आज भी विश्वस्तरीय मान्यता और उपासता रखता है। यानी कि वो आज के समय में भी विश्व में अपना स्थान रखता है। लोग वहां के ग्रिड प्लान्स को देख देख के आधुनिक शहरों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न पत्र संख्या 5। तो आज का रिवीजन हो गया।
कल तारीख है 15 और आपका है कल हिंदी का पेपर। तो अगर अभी भी आपको किसी चीज को लेकर कोई परेशानी है, कुछ है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा, तो मैं उन्हें हल करने की कोशिश करूंगी। और कल के एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम करिएगा। टाइम मैनेजमेंट आपको बताया है, 15 मिनट का यूटिलाइज बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, कॉपी का प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनको करना, और ध्यान रखना राइटिंग साफ रखना ताकि आप अच्छे से सारी चीजों को कर सकें। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करिएगा, और कल के एग्जाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। ठीक है, और हाँ, एग्जाम देने के बाद मुझे बताइएगा जरूर पेपर कैसा गया, और साथ ही साथ जब मार्क्स आ जाएं तो उन्हें भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे हम अपने एग्जाम्स के बाद, और बताइएगा कि कैसा रहा आपका पेपर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।